हेलो फ्रेंड्स, मैं शिव गुप्ता आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि अभी तक हम केवल इस चैनल पर दो सब्जेक्ट ज्योग्राफी और इंडियन इकॉनमी को कवर कर रहे थे। आज हम आपके सामने एक नया टॉपिक इंडियन पॉलिटी को लेकर आए हैं। इंडियन पॉलिटी तो हम सबसे पहले समझना होगा इंडियन पॉलिटी होती क्या है। इंडियन पॉलिटी अर्थात भारत की राज्य व्यवस्था। और भारत की राज्य व्यवस्था समझने से पहले हमें समझना होगा कि भारतीय संविधान क्या होता है, क्योंकि भारत की राज्य व्यवस्था भारतीय संविधान पर निर्भर है। और भारतीय संविधान समझने से पहले हमें समझना होगा कि भारतीय संविधान का विकास कैसे हुआ है। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे भारतीय संविधान का विकास। और आज हम कवर करेंगे रेगुलेटिंग एक्ट। भारतीय संविधान के विकास में पहला कदम रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट समझने से पहले हम थोड़ा सा उसके पीछे की जानकारी हासिल कर लेते हैं। तो आपको जैसा ही पता होगा कि भारत में ब्रिटिश शासन कब आया। भारत में ब्रिटिश 1600 ईस्वी में आए थे। किस लिए आए थे? भारत में एक अपनी एक कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से आए थे व्यापार करने के लिए। भारत में मसालों का व्यापार होता था, उसी व्यापार को करने के लिए आए थे जहांगीर के शासनकाल में। जब आए थे तब उन्होंने तो जहांगीर से एक कोठी के लिए जगह मांगी थी, लेकिन बाद में इन्होंने विस्तार किया, युद्ध किए और भारत पर अधिकार किया। और लगभग 200 वर्षों तक इन्होंने भारत पर शासन किया। जब यह भारत में व्यापार करने आए थे तब ब्रिटेन की महारानी थी महारानी एलिजाबेथ प्रथम। उन्हीं के चार्टर से प्राप्त अधिकारों द्वारा ब्रिटिश भारत में व्यापार करने के लिए आए थे। लेकिन उन्होंने भारत में युद्ध किए। 1757 का युद्ध प्लासी का युद्ध था। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था। इसी प्रकार 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ, इसमें भी भारतीयों की पराजय हुई। इसके बाद इन जगहों पर इनका दबदबा स्थापित हो गया। इसके बाद इन्होंने भारत में कई स्थानों पर अधिकार किया, जैसे BBU बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इन स्थानों पर भी अधिकार कर लिया और वहाँ के दीवानी अधिकार प्राप्त कर लिए। दीवानी अधिकार अर्थात राजस्व संबंधी और दीवानी न्याय संबंधी अधिकार प्राप्त कर लिए। आइए हम चर्चा करते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के विषय में। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि रेगुलेटिंग एक्ट लाया क्यों गया, इसे लाने के क्या कारण थे। तो सबसे पहला कारण था कि संवैधानिक कठिनाइयां उत्पन्न हो रही थी। संवैधानिक कठिनाइयों से क्या तात्पर्य? संवैधानिक कठिनाइयां ऐसी थी कि ब्रिटेन के संविधान में लिखा था कि हमारी कोई भी कंपनी किसी भी देश के किसी भू क्षेत्र पर अधिकार नहीं करेगी, जबकि कंपनी ने भारत में कई स्थानों पर अधिकार कर लिया था। तो अब यह था ब्रिटिश सरकार के समक्ष यह था कि या तो वह कंपनी से कहें कि वापस लौटाओ एक ब्रिटेन, या फिर कंपनी के अधिकारों को नियंत्रित करें। तो अब वह कंपनी से ये तो नहीं कह सकते थे कि आप वापस लौटाएं, क्योंकि इसमें उनकी इज्जत का सवाल था। इसलिए उन्होंने कंपनी कार्यों को नियंत्रित करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट लाया। दूसरा कारण था बंगाल की जनता की दुर्दशा। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि 1770 में बंगाल में एक भयंकर अकाल पड़ा था, जिससे कंपनी को घाटा हुआ। तो कंपनी ने अपनी घाटे की पूर्ति करने के लिए टैक्स को दोगुना कर दिया। कंपनी को घाटा हुआ तो जनता को भी तो घाटा हुआ था अकाल से। जनता के पास भी रोजगार नहीं था, तो जनता कहाँ से दे? तो उसे कंपनी ने जनता को मार मार कर धन वसूला, टैक्स वसूला। तो इससे जनता की दुर्दशा हुई, जिससे सभी देश ब्रिटेन पर उंगली उठा सकते थे कि वह कंपनी कार्यों को नियंत्रण नहीं कर रही है और कंपनी के कर्मचारी जनता के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। इसी में हमारा तीसरा कारण था कंपनी के अधिकारियों द्वारा शोषण और धन जमा। कंपनी के अधिकारियों का केवल एक उद्देश्य था धन जमा करना, और किसी व्यक्ति का केवल यही उद्देश्य रहा धन जमा करना तो वह किसी भी हद तक गिर सकता है। चौथा कारण था कंपनी की पराजय। तो आप कहेंगे कंपनी की पराजय कब हुई? तो सन 1769 में मैसूर के शासक हैदर अली, टीपू सुल्तान के पिताजी, ने कंपनी को बुरी तरह पराजित किया था। इसी कारण ब्रिटिश सरकार परेशान हो गई और उसने कंपनी कार्यों को नियंत्रण करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट लाया। पांचवा था हमारा कारण कंपनी का दिवालियापन। अरे हाँ भाई, कंपनी भी पागल होने की स्थिति पे आ गई थी। अरे हाँ भाई, जब 1764 का बक्सर का युद्ध हुआ तो उसके बाद तत्कालीन जो गवर्नर थे
ब्रिटेन के तत्कालीन गवर्नर थे, बंगाल के तत्कालीन गवर्नर थे क्लाइव। क्लाइव ने अनुमान लगाया क्लाइव ने अनुमान लगाया कि वार्षिक 40 लाख पौंड कमा सकते थे। वार्षिक 40 लाख पौंड कमा सकते हैं, 40 लाख पौंड आय हो सकती है। तो इसलिए उन्होंने तो इतना कमा सकते हैं, तो उन्होंने इसीलिए अपने जो लाभांश की दर थी, लाभांश की दर पहले 6% थी, फिर उन्होंने बढ़ाकर 10% कर दी, और सन 1776 में उन्होंने इसे 12.5% कर दी, अर्थात पहले के दुगने से भी अधिक। तो इसे देखते हुए ब्रिटिश सरकार को लगा कि कंपनी बहुत फायदे में है, तो उन्होंने कहा कि या तो तुम अपने बोरिया बिस्तर बांधकर ब्रिटेन वापस लौट आओ, या हमें वार्षिक किराया दो या वार्षिक खराज दो। उस समय किराया खराज कहते थे। तो अब कंपनी को लगा कि हम वापस लौटेंगे तो हमें बहुत नुकसान होगा, पहले हमने इतने क्षेत्रों पर अधिकार किया, इतना खून बहाया, अब हम वापस लौट आए। तो उन्होंने कहा कि आप जितना किराया लेना चाहते हैं ले लें। तो उन्होंने जो ब्रिटिश सरकार ने किराए के रूप में 4 लाख पौंड प्रति वर्ष मांगे। तो ये नौटंकी कम से कम 1676 से 1773 ईस्वी तक चली। लेकिन जब लाभांश की दर 12.5% हो गई, तो ब्रिटेन के जो संसद के सभी कर्मचारी थे, ब्रिटेन के संसद के सभी कर्मचारियों ने अपने धन को कंपनी में निवेश कर दिया। उन्हें लगा कि कंपनी बहुत लाभ में है, तो उन्होंने अपने सारे धन को कंपनी में निवेश कर दिया। और ये सब सन 1772 ईस्वी तक चलता रहा। तो 1772 तक तो वो 4 लाख पौंड देते रहे, लेकिन 1772 के बाद वो दिवालिया होने की स्थिति पर आ गई, कंपनी दिवालिया होने की स्थिति पर आ गई। तो उन्होंने ब्रिटिश सरकार से आर्थिक सहायता मांगी। अरे भाई, जब 4 लाख पौंड प्रति वर्ष देंगे और 12.5% लाभांश देंगे, तो दिवालिया होने की स्थिति पर तो आना ही था। जब सन 1772 ईस्वी में कंपनी ने ब्रिटिश संसद से आर्थिक सहायता मांगी, सन 1772 ईस्वी में, तो कंपनी ने कहा हम आपको आर्थिक सहायता तो देंगे, लेकिन उससे पहले हम जांच करेंगे कि आप भारत में कैसे शासन कर रहे हैं, कैसे आप अपना व्यापार कर रहे हैं। तो उन्होंने 26 जनवरी 1772 को 2 कमेटी बनाई, 2 समिति बनाई। एक थी प्रवर समिति और दूसरी थी गुप्त समिति। इनका कार्य क्या था? इनका कार्य था भारत में कंपनी के कार्यों की जांच करना कि भारत में कंपनी कैसे कार्य कर रही है। तो इन दोनों समितियों ने जल्दी ही अपनी 18 रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। 18 रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। तो इन 18 रिपोर्टों को पढ़ने के बाद कंपनी का सारा काला चिट्ठा खुल गया, क्योंकि पहले कंपनी ने कहा था कि हम तो बस थोड़ा बहुत पहले कंपनी नवाबों के जरिए शासन कर रही थी, तो उसने कहा था कि हम थोड़ा बहुत इनके सहायता कर देते हैं राज्य चलाने में, लेकिन अब उनका सारा काला चिट्ठा खुल चुका था। तो अब ब्रिटिश सरकार ने एक निश्चय लिया कि हम आपको लोन तो देंगे, लेकिन आपके व्यापार पर हमारा नियंत्रण होगा। तो अब ब्रिटिश संसद ने 4% के वार्षिक ब्याज दर पर 14 लाख पौंड की आर्थिक सहायता कंपनी को दी। इसी के चलते सन 18 मई सन 1773 को ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थकुक ने संसद में अपना प्रसिद्ध विधेयक रेगुलेटिंग एक्ट प्रस्तुत किया। इसके बाद जब कोई विधेयक प्रस्तुत किया जाता है तो उससे पहले दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा से पारित करवाया जाता है। उसके बाद वह एक कानून बनता है। इसी प्रकार ब्रिटेन में भी लोकसभा राज्यसभा की जगह हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स होते हैं। तो इसे 10 जून को हाउस ऑफ लॉर्ड्स तथा हाउस ऑफ कॉमन्स में द्वारा पारित किया गया। इसके बाद यह रेगुलेटिंग एक्ट बन गया। उसके बाद इंग्लैंड में भी कई परिवर्तन किए गए
और भारत में भी कंपनी संबंधी परिवर्तन किए गए। इंग्लैंड में क्या परिवर्तन किए गए, सबसे पहले उसे देखते हैं। तो इंग्लैंड में जो गृह सरकार थी, उसमें कंपनी के संपूर्ण प्रशासन की देखभाल करने के लिए 2 संस्थाएं थीं। पहली संस्था थी निदेशक मंडल और दूसरी थी स्वत्वधारी मंडल। अर्थात निदेशक मंडल अर्थात कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और स्वत्वधारी मंडल अर्थात कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर इंग्लैंड में कंपनी कार्यपालिका थी, अर्थात इंग्लैंड में जो कंपनी की कार्य करती थी, कंपनी का कार्य करती थी, उसे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कहते थे। इसमें 24 सदस्य होते थे जिन्हें निदेशक कहा जाता था और जिनका चुनाव प्रतिवर्ष कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स द्वारा होता था। इसमें इनके प्रतिवर्ष सदस्यों में से एक अध्यक्ष था, एक उपाध्यक्ष को चुनाव होता था। तो ये तो होगा कि पहले से जो होता था कारण, लेकिन अब रेगुलेटिंग एक्ट आने के बाद क्या परिवर्तन किए गए, तो अब परिवर्तन किए गए कि निदेशकों की जो पदावधि थी, निदेशकों का जो कार्यकाल था, वो पहले 1 वर्ष था, लेकिन अब 4 वर्ष कर दिया गया और प्रत्येक वर्ष 6 निदेशकों को अवकाश ग्रहण करना होता था। अवकाश ग्रहण अर्थात रिटायर होते थे 6 निदेशक, और ये दोबारा चुनाव पर खड़े होने के लिए 1 वर्ष के अवकाश लेना पड़ता था इन्हें। उसके बाद यह दोबारा से चुनाव लड़ सकते थे। दूसरा, इस एक्ट के द्वारा ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया और इसे भारत में इसके सैनिक, राजस्व और नागरिक संबंधी मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया। अर्थात भारत में जो सैन्य संबंधी मामले थे, जो राजस्व संबंधी मामले थे, जो नागरिक संबंधी मामले थे, उन मामलों की जानकारी आदि जो मामले थे उनकी जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना पड़ता था। ये तो हुए जो इंग्लैंड में उपबंध किए गए थे। अब है हमारे भारत में क्या उपबंध किए गए, भारत में जो कंपनी सरकार थी उसके संबंध में क्या उपबंध किए गए। तो सबसे पहला और सबसे प्रमुख था कि जो भारत में बम्बई, मद्रास और बंगाल के गवर्नर थे वो स्वतंत्र थे और किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं थे। वो सीधे इंग्लैंड में निदेशक मंडल के प्रति उत्तरदायी थे। लेकिन अब उन्हें बंगाल और मद्रास के गवर्नर को बम्बई और मद्रास के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर के अधीन कर दिया गया और बंगाल के जो गवर्नर थे उन्हें भारत में सभी अंग्रेज क्षेत्रों का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। अब जब वही व्यक्ति पहले किसी एक जगह को संभालता था, किसी एक क्षेत्र को संभालता था, अब उसे 3-3, 4-4 क्षेत्र दे दिए जाएं तो उसकी सहायता के लिए भी तो कोई होगा। तो उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यों वाली कार्यकारिणी परिषद का गठन किया गया और कहा गया कि इसके निर्णय बहुमत के आधार पर होंगे और इनका कार्यकाल 5 वर्ष रखा गया। और इस एक्ट में कहा गया कि इन सदस्यों को, जो 4 सदस्य थे गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में, उन्हें केवल कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की सलाह पर ब्रिटिश सम्राट द्वारा हटाया जा सकता था। जब इनका निर्णय बहुमत के आधार पर होता था तो इसमें गवर्नर जनरल को वोट देने का अधिकार नहीं था, लेकिन इसका वोट निर्णायक था। जैसे 2 एक साइड हों और 2 एक साइड हों तो इस गवर्नर जनरल का वोट निर्णायक होता था। अब बंगाल का जो प्रथम गवर्नर जनरल था वो था वारेन हेस्टिंग्स और इसके जो 4 अन्य सदस्य थे गवर्नर जनरल की परिषद के, वो थे फिलिप फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मॉनसन और बारवेल, जिसमें केवल बारवेल भारतीय था और वह वारेन हेस्टिंग्स का समर्थक था। और ये 3 थे, फिलिप फ्रांसिस, क्लेवरिंग और मॉनसन, ये तीनों वारेन हेस्टिंग्स के घोर विरोधी थे। वारेन हेस्टिंग्स अगर कोई बात कह दे तो इन तीनों को उसका केवल विरोध करना होता था। इसी के चलते वारेन हेस्टिंग्स ने सन 1776 में इस्तीफा देने की भी ठान ली। इस एक्ट में कहा गया कि गवर्नर जनरल राजस्व संबंधी मामलों को वित्त मंत्रालय तथा सैनिक और राजनीतिक संबंधी मामलों को राज्य सचिव के पास भेजेगा। इसी के चलते एक अन्य और महत्वपूर्ण उपबंध किया गया कि कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। कलकत्ता में जहाँ फोर्ट विलियम था वहीं पर सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई सन 1774 में। फोर्ट विलियम के स्थान पर 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई और इसका नाम सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर रखा गया। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश होता था तथा 3 अन्य न्यायाधीश होते थे। प्रथम मुख्य न्यायाधीश था सर एलिजा एम्पे
और अन्य न्यायाधीश थे चैम्बर्स, लेमेस्टर और हाइड। ये जो न्यायाधीश थे इनकी नियुक्ति ब्रिटिश सम्राट करता था और यह एक अभिलेख न्यायालय था। अभिलेख न्यायालय अर्थात जहां फौजदारी, दीवानी और सैनिक संबंधी फैसले लिए जाएं। इस एक्ट के तहत कंपनी कर्मचारियों को निजी व्यापार और रिश्वत या उपहार लेना प्रतिबंधित कर दिया गया। रिश्वत लेते थे, उपहार लेते थे, इससे भ्रष्टाचार बढ़ रहा था, करप्शन बढ़ रहा था। अब कंपनी कर्मचारियों की आमदनी तो केवल निजी व्यापार से थी, रिश्वत से थी और उपहारों से थी। तो ब्रिटिश सरकार ने कहा कि हम आपकी वेतन को बढ़ाएंगे, तो इसलिए इनके वेतन को बढ़ाया गया। इस एक्ट के कई दोष भी थे, जैसे पहला दोष था कि धारा 9, इस एक्ट की महत्वपूर्ण धारा थी धारा 9। उसके तहत कहा गया था कि बम्बई और मद्रास के गवर्नर किसी संगीन मामले में युद्ध का फैसला ले सकते हैं बिना गवर्नर जनरल को बताएं या बिना गवर्नर जनरल की अनुमति लिए युद्ध का आदेश दे सकते हैं। तो जैसे कई युद्ध किए गए, मराठाओं से युद्ध हुआ, हैदर अली से युद्ध हुआ, और भी कई युद्ध किए गए बिना गवर्नर जनरल को बताएं। अब ये लोग कह देते थे कि ये लोग प्रत्येक युद्ध को संगीन मामला बता देते थे, तब गवर्नर जनरल कुछ बता ही नहीं चलता था, इनका युद्ध हो जाता था। इसी प्रकार सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल के बीच हमेशा झगड़ा रहता था। क्यों रहता था? सुप्रीम कोर्ट कहता था कि हम बड़े हैं और गवर्नर जनरल कहता था कि हम बड़े हैं। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनके अधिकार क्षेत्र को स्पष्ट नहीं किया गया था। इसी कारण कहा गया कि विधि की अस्पष्टता थी, अर्थात कानून की अस्पष्टता थी। यहीं पर आज हमारी क्लास खत्म होती है। थैंक यू इस क्लास को देखने के लिए। थैंक यू।